2024 के लिए बीजेपी एक तरफ पूरी ताकत लगा रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वहीं विपक्ष में राहुल गांधी और नीतीश कुमार और भी नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए बैठे हुए हैं और विपक्षी एकता की मीटिंगें लगातार चल रही हैं। अभी बिहार के पटना में विपक्ष की मीटिंग हुई थी और अब हिमाचल में ये मीटिंग होने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकील अंसारी साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में बिहार में कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार के भाजपा में जाने की जो बार बार बात हो रही है, तो क्या विपक्ष जो है बिहार के अंदर एकजुट हो पाएगा। पहले तो जो बिहार में मीटिंग हुई है अभी विपक्ष की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विपक्ष के सभी दलों की जो बैठक पटना में हुई, इतनी सक्सेसफुल मैं उसे कह सकता हूँ या कामयाब कह सकता हूँ कि मोदी हुकूमत उससे घबरा गई है। और देखिए उसके बाद क्या हाल है उनका कि यहाँ रेड करो, उनको तोड़ो, उनको जोड़ो, इसी में लगे हुए हैं। और आज देखिए देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मार्वेलस जजमेंट किया है कि उन्होंने जो ये सीबीआई डायरेक्टर जिसके सहारे सबको डराने और धमकाने की साजिश करते थे, उसको नाजायज़ डिक्लेयर कर दिया है। उनके अपॉइंटमेंट को, उनके जो अपॉइंटमेंट जो एक्सटेंशन था उसको नाजायज़ डिक्लेयर कर दिया है। तो हम समझते हैं कि ये सक्सेस की निशानी है कि इनके अंदर घबराहट है और उसी का महाराष्ट्र एक दर्शन था, एक दिखावा था, एक दिखाया गया। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक तब्दीलियां हुई हैं, अजीत पवार जो है भाजपा के साथ चले गए जैसी पटना मीटिंग हुई, और अब कहा जा रहा है कि पटना में नीतीश और तेजस्वी अलग होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि आपसी इनमें कोई चल रहा है मामला, या फिर जो है भाजपा बौखलाहट से, डर से ये सब कुछ करने की कोशिश में है। देखिए, बिहार में ये तीनों दल और भी दो एक छोटी पार्टियां हैं, पूरी तरह से मुत्तहिद हैं, पूरी तरह से यूनाइट हैं, पूरी तरह से बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब इसकी घबराहट में वो तरह तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तरह तरह की बातें प्रचारित करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। 24 में चुनाव में नरेंद्र मोदी की बुरी तरह से हार होगी और ये गठबंधन वहाँ बहुत कामयाबी से 40 में हम समझते हैं कि ज़्यादातर सीटें, अधिकतर सीटें हासिल करेगा। बिहार की जो मीटिंग हुई तो उसमें दो चीज़ें जो है प्रमुखता से हुई कि उसमें ना कोई दलित चेहरा, जो कि सबसे बड़ी मायावती जी कहलाती हैं, और मुस्लिम नेता या मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है तो वहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया जाता है, बिहार में उनके विधायक भी जीते। तो इन दो नेताओं को आपने विपक्ष की मीटिंग में क्यों इन्वाइट नहीं किया। नहीं, मुस्लिम चेहरे की बात कर रहे हैं तो फ़ारूक अब्दुल्ला भी आए थे और मुफ्ती भी आई थी, महबूबा मुफ्ती भी आई थी, और आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं तो ओवैसी साहब की जो आम तौर पे लोगों के धारणा है वो आपको मालूम है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो वो उस बी टीम के साथ हम क्यों समझौता करें और उनके साथ क्यों शेयर करें, स्ट्रेटजी उनके साथ क्यों डिस्कस करें, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपने कहा कि उनके बारे में धारणा है तो आप उनके साथ जो है बैठेंगे नहीं, मगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बना के आए, शिवसेना भाजपा के साथ गई, फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है भाजपा के साथ गई। ये सारी पार्टियां जिन्होंने सरकार भाजपा के साथ बनाई, आप उनके साथ बैठ सकते हैं। शिवसेना की अलग विचारधारा, उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी से क्या तकलीफ है आखिर। देखिए, आपको मायावती जी के साथ बताया गया ना कि मायावती जी के साथ भी गठबंधन होता रहा है, हम लोगों की पार्टियों का भी गठबंधन हुआ, बीजेपी का भी गठबंधन हुआ है। तो वो जब उनकी इच्छा व्यक्त करेंगी तो गठबंधन में उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन ओवैसी साहब तो बी टीम है, वो उनके लिए लड़ते हैं, उनके बीजेपी की वोट को बढ़ाने की उनकी प्रोग्राम चलती है, हर एक्शन और रिएक्शन उनके लिए होता है। मीडिया, गोदी मीडिया जिस तरह से ओवैसी साहब को हीरो बनाती है, उस तरह से किसी और मुस्लिम चेहरे को कभी दिखाया है उन्होंने? क्यों? क्या साजिश है? साजिश वही है कि एक सवाल खड़ा करता है, एक जवाब देता है, और वोटों का हिंदू और मुस्लिम के नाम पर पोलराइजेशन करने की एक साजिश की जाती है, और उस साजिश का एक हिस्सा है ओवैसी साहब, इसलिए इस गठबंधन के हिस्सा हो ही नहीं सकते। अच्छा, चले ओवैसी जो है गठबंधन के हिस्सा नहीं हो सकते, मगर अब जो है दूसरी मीटिंग होने वाली है और राहुल गांधी जो है जिस तरह से आम पब्लिक में जा रहे हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवरों के बीच में पहुंच रहे हैं, कभी मैकेनिक के पास पहुंच रहे हैं, और अब वो किसान बने हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि ये जो है जो चुनावी मैकेनिक, चुनावी ड्राइवर या चुनावी जो है किसान है। कभी नहीं। राहुल गांधी जी ज़मीन के आदमी हैं, नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, दलितों की आवाज़, ओबीसी की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। आज उनको लगता है किसान कानून जब लाया था यूपीए गवर्नमेंट में, तो राहुल गांधी की बड़ी भूमिका थी, बड़े आंदोलन किया था उन्होंने। उस वक्त भी आप देख सकते हैं, उस वक्त भी जब बीजेपी की सरकार थी किस तरह से उनके साथ बिहेवियर किया। इसलिए ये कोई दिखावा नहीं है, ये दिखावा की टोपी पहनना, फ़ोटो कराना और बूट और सूट पहनना,
ये नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र है। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस इस देश में आज़ादी की जंग के बाद देश की प्रगति, सभी समाज को एक साथ रहना, देश की यूनिटी का ज़ामिन है और वो एक साथ लेके चलती है और उस पार्टी के लीडर है राहुल गांधी। आप बिहार में हैं, बिहार में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में पसमानदा समाज जो है बहुत ज़्यादा अधिक तादाद में है, बुनकर है और अलग अलग व्यवसाय करते हैं। वहीं मोदी जी ने अब जो है ये कार्ड खेला, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री भी बना है पसमानदा समाज से, और मोदी जी ने अभी जो है भोपाल की मीटिंग में पसमानदाओं के लिए आवाज़ उठाई। तो क्या लगता है कि पसमानदा समाज इस बार भाजपा की तरफ जाएगा या फिर वो कांग्रेस को वोट देता है कांग्रेस की तरफ जाएगा? पसमानदा समाज को क्या आप बेवकूफ़ समझते हैं कि उनकी ज़बानी जमा खर्ची पर उनके साथ हो जाएगा? क्या पसमानदा मुस्लिम समाज मुसलमान नहीं है? बेसिक तौर पे सब लोग मुसलमान हैं और नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी आरएसएस इस देश के अंदर मुसलमानों, दलितों, महिलाओं के खिलाफ़, आदिवासियों के खिलाफ़ है और इसका आप देख रहे हैं। तो इसलिए पसमानदा का जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इससे कोई मुतासिर होने वाला नहीं है। पसमानदा समाज के लिए कांग्रेस ने बहुत किया है, बहुत सारे पदों को दिया है। मैं भी 26 साल की उम्र में हमको बिहार में मंत्री बनाया था। मैं भी तो पसमानदा समाज से आता हूँ और बहुत सारे लोग मंत्री बने हैं, समाज में हिस्सा थे। और आप बता रहे हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किसी पसमानदा, क्या मुसलमान कोई पार्लियामेंट के अंदर है? उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में है? कहीं नहीं है, कोई नहीं है। तो ये धोखा से पसमानदा को बांटने की एक साजिश, वो उनको महंगी पड़ेगी। उनके साथ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पसमानदा समाज बहुत जानकार है। पसमानदा समाज पसमानदगी से निकल के आगे बढ़ने की संघर्ष कर रहा है, इसलिए वो जाल में फंसने वाला नहीं है। किस तरफ जाएगा पसमानदा? पसमानदा सेकुलर है और सेकुलर पार्टियों का जहां गठबंधन बीजेपी आरएसएस को हराना होगा उधर जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी जो है एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं, मोहब्बत जोड़ो, नफ़रत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान, इस तरह के जो है स्लोगन बोले जा रहे हैं। तो क्या लगता है ये चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव के लिए राहुल गांधी ये सब नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, ये देश जो है विभिन्न तरह के लोगों का, समूह का, जातों का और बोलियों का ये देश है, जिसमें कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद ज़ुबान बदल जाती है। इसमें ऐसा दुनिया में सारे जो धर्म पाए जाते हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। विभिन्न कम्युनिटियाँ, जात, बिरादरी, समाज इस देश के अंदर पाई जाती हैं और सबको जोड़ के रखने की एक ताकत जो है कांग्रेस पार्टी में थी। ये तो नफ़रत की दुकान इसलिए कहते हैं ना। हर बात का जब डेवलपमेंट की बात उनसे कीजिए, नौजवानों को नौकरी की बात कीजिए, औरतों के साथ जो इनके साथ जुल्म हो रहा है उसकी बात कीजिए, तो एक लाइन उनका जवाब है हिंदू मुस्लिम बांटना चाहते हैं। और ये बांट की राजनीति इस देश के लिए डेंजर है, ख़तरनाक है। इसलिए इस ख़तरनाक काम से हटाने के लिए राहुल गांधी ने कहा नफ़रत हटाओ और मोहब्बत की दुकान खोलो, और ये मोहब्बत की तूफ़ान पूरे 2024 में अपना देखिएगा पूरा रंग दिखाएगी, इसलिए कि ये देश मोहब्बत का देश है। शकील साहब, आखिरी सवाल, हाँ, यूसीसी पे बात हो रही है और यूसीसी जो है इस मानसून सेशन में जो है आने वाला है, तो क्या समझते हैं इससे? मुसलमान को कुछ लोग डरा रहे हैं या मुसलमान डरा हुआ, इस तरह बात हो रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुसलमानों की इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यूसीसी ये पब्लिसिटी यही कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन पहले बताएं ना, यूसीसी हिंदू सोसाइटी में कैसे आप लागू करेंगे वो, क्योंकि साउथ का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, आदिवासियों का कल्चर और दलितों का कल्चर सबका अलग है और सबका कानून अलग अलग है। तो उसमें कैसे करेंगे ये यूनानिमस? जब अपने हिंदू समाज को यूनानिमस कर लें तब तो फिर दूसरे समाज की बात होगी। जब आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी राइट है वो प्रॉपर्टी राइट कंप्लीट डिफरेंट है। वहाँ कई कबाइल के अंदर जो छोटी बेटी है उसके ऊपर सारा प्रॉपर्टी मिलता है, लड़कों की विदाई होती है लड़कियों के घर में, ये वहाँ का कल्चर है। साउथ का कल्चर है कि अपनी भांजी से शादी करना सबसे अहम होता है। यहाँ तो 14 गोत्र छोड़ करके शादी करने की बात बिहार, यूपी या दूसरे समाज में की जाती है। तो पहले यूसीसी वो अपने हिंदू समाज पर लागू करके दिखाएं, तब फिर दूसरे समाज की बात होगी। ये चीज़ आपने गिना दी, ऐसे ही 370 के टाइम बहुत सी चीज़ें गिनाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये हटाना नामुमकिन है, मगर मोदी गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया और यूसीसी पे भी वो करके दिखाएंगे। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि सारे समाज के सारे लोगों की राय लेके विपक्ष की राय को भी अहम भूमिका निभाई जाती है। लेकिन आज मोदी सरकार जो है ना वो डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं करती है। मोदी सरकार
कंप्लीट भरोसा है तानाशाही के ऊपर, और तानाशाही के ऊपर जब उनका भरोसा है तो निश्चित रूप से वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस देश के अंदर यूनिटी हो, देश में एकता हो, एक रूप के साथ रहें। और उसके लिए वो उनके पास एक ताकत है, ताकत का इस्तेमाल जायज़ या नाजायज़ तरीके से पार्लियामेंट में कर देना, उसी ताकत का तो इस्तेमाल आज सुप्रीम कोर्ट ने रोका है उनको। आज जब वो एक अपने मनपसंद अधिकारी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे थे सीबीआई डायरेक्टर को, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्सटेंशन को नाजायज़ डिक्लेयर कर दिया।